नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, अभी तक आपने देखा संदीप और सीमा की शादी फिक्स हो चुकी है। चलिए जानते हैं कि अब आगे क्या होता है। दोस्तों, इससे पहले की कहानी आपको पढ़नी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर के पढ़िएगा। तो चलिए इस कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। प्रारंभिक पूजा पाठ के बाद सीमा को फेरों के लिए बुलाया गया। तब तक रागिनी थक कर सो चुकी थी। फेरों की चुंदड़ी की साड़ी पहने सीमा आ गई। माता पिता ने संकल्प लेकर सीमा का कन्यादान किया। फिर अग्नि के समक्ष 7 वचनों के साथ 7 फेरे पड़ गए और अपने नाम का सिंदूर सीमा के मांग में भर के संदीप ने सीमा को सदा के लिए अपना बना लिया। सभी रीति रिवाज और सारी रस्में निभाते हुए सीमा ने भी मन से संदीप को अपना सर्वस्व मान लिया। जैसे जैसे रस्में होती जा रही थी, सीमा के जीवन में जितने दुख ईश्वर ने लिखे थे उन सब का समापन हुआ और उतनी ही खुशियां उसकी झोली में भरकर क्षतिपूर्ति करने की ईश्वर की सोच थी शायद। सभी बड़ों ने दोनों को आशीर्वाद दिया और उनके मंगलमय जीवन की कामना की। और अब वह भी समय आ गया था जो सभी के हृदय को द्रवित कर देता, बेटी की विदाई। कांता का हृदय बेटी की संदीप के साथ शादी होता देखकर प्रसन्न था, पर फिर भी कहीं न कहीं उसको लेकर उसके मन में कोई असुरक्षा की भावना भी ज़रूर थी। उसने संदीप के पिता मुखिया जीवन जी के आगे हाथ जोड़ दिए। आपने जो मेरी बेटी को अपनाया है, उसके लिए किस मुँह से आपका हम सब धन्यवाद करें, समझ में नहीं आता। जितना मैं अपनी बेटी के भाग्य को लेकर दुखी थी कि वह कैसे किस्मत लेकर आई है, आज उतनी ही प्रसन्न और सुखी हूँ कि आज उसका भाग्य जागा है। आपने खुशी से उसको अपनाया। मुखिया जी, सच में हम बहुत कृतज्ञ हैं। कमल ने भी उसके आगे हाथ जोड़ दिए। मुखिया जी जीवन सिंह जी ने कमल के हाथ पकड़ लिए। ये कैसी बातें करता है कमल? तू तो मेरा दोस्त है। तेरी बेटी मेरी बेटी, कोई अंतर थोड़ी ही है। और अब रिश्तेदारी भी जुड़ गई तो दोहरा दोहरा रिश्ता हो गया और मजबूत हो गया। तूने अपनी बेटी को नहीं, मेरे बेटे की खुशियां दी हैं। आज रोशन जी ने जीवन को बधाइयां दी और उसकी तारीफ करने लगे। मेरी तो किस्मत खराब थी जो जवान बेटे को खोया और अब सीमा को भी अलग करना पड़ रहा है। सीमा जैसी समझदार और संस्कारी बहू भाग्य से ही मिलती है। अगर उसके एक बेटा हो गया होता और सब कुछ ठीक रहता और कभी भी उसकी दूसरी शादी करने के बारे में मैं नहीं सोचता। वो तो देवेश ने रीमा के लिए कह दिया, वरना मैं तो उसे अपने ही घर रखता। लेकिन एक तो कम उम्र, दूसरा एक बेटी, सारा जीवन पड़ा है उसका, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर आपको सौंप रहा हूँ। वह मेरी बहू ही नहीं बेटी भी है। आप उसका ध्यान रखना। कहते कहते रोशन जी की आंखों में भी आंसू आ गए। वातावरण मार्मिक होने लगा था। मुखिया जी बोले, अरे भाई, मुझे तो अपनी बेटी की खुशी चाहिए थी और सीमा जैसी सुंदर और सुशील लड़की तो किस्मत वालों को मिलती है। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। मेरी तरफ से आपको किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिलेगी। आप मुझे अपना छोटा भाई समझिए। जैसे करण आपका बेटा था, संदीप मेरा बेटा है। इस रिश्ते से हम दोनों भाई भाई हुए और वह मेरे दोस्त की बेटी के साथ साथ इस गांव की भी बेटी है। विनम्र स्वर में जीवन जी ने कहा तो सब उसकी विनम्रता के मुरीद हो गए। अब कांता और रेखा सीमा को लेकर संदीप के समीप आ गई। अब उसने ससुराल से आई लाल बनारसी साड़ी पहनी थी और गहनों से लदी हुई थी। मांग में लाल सिंदूर और ललाट पर बड़ी सी बिंदी उसे सौभाग्यवती बना रहे थे। काजल लगी आंखें आंसुओं से भरी थी, मगर इन आंसुओं का सच वही जानती थी कि वे खुशी के थे या गम के, बेटी की भविष्य की संतुष्टि के थे या अपने भाग्य पर संदेह के। कांता संदीप के पास आकर खड़ी हो गई और उनके हाथ में सीमा का हाथ देकर संदीप को अनेकों अनेक आशीर्वाद दिए। बेटा, अब सब कुछ तुम्हारे हवाले। सीमा का भाग्य तुम्हारे साथ जुड़ गया है। बहुत सारी खुशियां भगवान तुम्हें दे। तुमने जो उपकार किया उसको हम जीते जी तो नहीं भूल पाएंगे। कांता की आंखें आंसू बहा रही थी। संदीप ने नाराजगी जताते हुए कहा, चाची, कैसी बातें कर रही हो? मैं पहले भी आपका बेटा था और आज भी। और मैंने सीमा को कोई तरस नहीं खाया है और ना ही आप पर कोई उपकार किया है। वह मेरी अच्छी दोस्त थी, पहले भी और अभी भी रहेगी। और मैं उसको तब से चाहता था जब प्यार का मतलब भी नहीं पता था। क्यों और कैसे वह मेरे मन में घर कर गई,
लेकिन उसे मैं हमेशा चाहता था। अब उसकी खुशियों की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। इसलिए आपको कोई भी शंका, संदेह अपने मन में रखने की या उसकी तरफ से परेशान होने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। संदीप के इस आश्वासन ने रेखा को सीमा के भविष्य की चिंता से निश्चित कर दिया। संदीप की प्यार भरी और समझदार की बातें सुनकर सीमा के हृदय में संदीप का प्रवेश स्थायी होता जा रहा था। रात देर तक जगी रागिनी सोई हुई थी। किसी ने उसको नहीं उठाया। किसी ने गाना बजा दिया था। मैं तो छोड़ चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लागे। कोई मायके को दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा लागे। रेखा के गले लगकर सीमा भाव विभोर हो गई। रेखा भाभी ने उसका हमेशा इतना सहारा दिया, किस तरह उसे हिम्मत दी थी। उसका जीवन संवारने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। उसकी भाभी उसकी बहन और सहेली से भी बढ़कर थी। रेखा ने उसकी पीठ थपथपाकर उसके आंसू पोंछे और उसके सुखी भविष्य की कामना करते हुए बधाइयां दी। उसने रीमा, माँ, सखी सहेलियों के गले लगकर उनसे विदाई के आंसू बहाए और देहरी पूजा कर माँ के आंचल में अन्न उछाल कर सभी रीति रिवाज निभाकर विदा होकर सीमा मायके से ससुराल चली। आंखें भीगी थी पर खुशियों के स्वागत में। सीमा आज संदीप के द्वार उससे गठबंधन में बंधी खड़ी थी। सीमा की माँ बिमला ने सीमा का स्वागत गृह लक्ष्मी के रूप में आरती उतार कर किया और उनका मुंह मीठा करवाया। मंगल गान के बीच अलता लगे पैरों से लक्ष्मी रूप में चावल के कलश से अंगूठे को छुआते हुए सीमा ने संदीप के घर में प्रवेश किया। घर की औरतों ने उसके रंग रूप की तारीफ कर मुंह दिखाई की। फिर विवाह के बाद की रस्में, रीति रिवाजों की तैयारियां होने लगी। ढोलक की थाप पर शादी की बधाइयां गाई जा रही थी और कुछ रिश्तेदार नाच रही थी और कांता उन सब पर पैसे वार रही थी। शादी की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका भी दे दो मैया, झुमका भी दे दो, नथनी की दे दो घड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हरवा भी दे दो मैया, कंगना भी दे दो, मेहंदी की दे दो रचाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तगड़ी भी दे दो मैया, गुच्छा भी दे दो, पायल की दे दो घड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सीमा को आराम करने के लिए संदीप के कमरे में बिठा दिया गया और संदीप अपने दोस्तों के साथ बातचीत में मग्न हो गया। आज सीमा उसके जीवन में, उसके घर में, उसके कमरे में उसकी पत्नी के पद पर प्रतिष्ठित हो चुकी थी। उसको मानो खुशियों का आसमान मिल गया था। सारे दिन संदीप के घर कोई ना कोई रस्में चलती रही। फिर मंदिर में दोनों को धोख के लिए ले जाया गया और भगवान का आशीर्वाद दिलवा कर कुल देवी की पूजा करवाई। ये सभी करते करते शाम हो गई थी और सीमा थक कर निढाल। उसे बीच बीच में रागिनी की फिक्र भी हो रही थी कि उसके बिना वह वहाँ कैसे रह रही होगी। आखिर वह इतने समय पहले उससे दूर कभी नहीं हुई थी। लेकिन किससे कहे, वह हिचक लिए बैठी थी। उसे अब संदीप भी नहीं दिख रहा था जो उससे कुछ कह पाती। लेकिन संदीप याद आते ही उसे कुछ अजीब सा लगा। वह सबके बीच बैठी थी तो संदीप को बुला भी नहीं सकती थी। उधर रागिनी की नींद खुली तो उसने पूछना शुरू कर दिया, मम्मा पापा कहाँ हैं, मम्मा पापा कहाँ हैं। तब रेखा ने उसको बताया कि उसकी मम्मा उसके पापा के साथ पूजा के लिए मंदिर गई है और शाम को देर से आएगी। थोड़ी देर के लिए रागिनी चुपचाप हुई और फिर बिट्टू और दूसरे बच्चों के साथ खेलने में मग्न हो गई। रात को बहला फुसला कर रेखा ने रागिनी को अपने पास ही सुला लिया। आज सीमा की सुहाग रात थी, पर इस बार उसके मन में दूसरी तरह की भावनाएं थी। अब वह एक माँ थी और अपनी रागिनी के लिए परेशान थी कि पता नहीं वह उसके बिना कैसे रह रही होगी। सारा दिन तो रस्मों रिवाजों और औरतों की भीड़ भाड़ में जैसे तैसे गुजर गया था, पर रात होते ही उसे रागिनी की याद ज़्यादा सताने लगी। इतने लंबे समय तक वह उससे दूर नहीं रही तो उसको उसकी याद आ रही थी, लेकिन वह यह भी समझ रही थी कि नए जीवन में उसे कुछ समझौते भी करने ही होंगे। आखिरकार संदीप अंदर आया। हालांकि दोनों बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन फिर भी आज बात कुछ अलग थी। आज दोनों एक रिश्ते में बंधे थे, रिश्ता भी ऐसा जो 7 जन्मों का माना जाता है। थोड़ी देर संदीप सोचता रहा क्या बात करूं, क्योंकि सगाई से लेकर अभी तक उसने सीमा से प्रत्यक्ष कोई भी बातचीत नहीं की थी कि सीमा के दिल में आखिर चल क्या रहा है इस बारे में। बस एक अनुमान मात्र था कि उसने इस शादी को रजामंदी दे दी है। कई बार उसने सोचा कि उसे सीमा से खुलकर बात करनी चाहिए
कि पर सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वह उससे अकेले में मिल ही नहीं पाया। आखिर उसने शुरुआत की, "सीमा, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? तुम्हारे ऊपर किसी बात का दबाव या कोई ज़बरदस्ती वाली बात तो नहीं?" पूछते हुए कुछ हिचक गया। "नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की और ना ही मैंने मजबूरी में शादी की," धीमी आवाज़ में सीमा ने कहा। "लेकिन हाँ, मैंने अपनी रागिनी के भविष्य को ध्यान में रखकर ही तुमसे शादी के लिए हाँ की है, क्योंकि मुझे लगा कि तुम उसके अच्छे पापा साबित होगे और मुझे लगता है कि मेरा यह फैसला सही है।" अब वह संदीप के चेहरे की ओर उसकी आँखों में देख रही थी। "क्या हम रागिनी के मम्मी-पापा के अलावा भी एक दोस्त की तरह साथ रह सकते हैं, जैसे हम बचपन में हुआ करते थे? तो शायद हमारा रिश्ता ज़्यादा सहज हो जाएगा," उसने मुलायम स्वर में उससे कहा। संदीप की बात सुन सीमा के मन में शांति का अनुभव हुआ। बेशक संदीप उसका पति था, उसका सीमा पर अधिकार था, पर संदीप के लिए एकदम से हृदय धड़कने लगे ऐसा तो संभव नहीं था। उसका सम्मान और इज्जत उसके दिल में बहुत बढ़ गई थी, पर पत्नी का प्यार पनपने में तो समय लगेगा ही। अभी तक करण उसके दिल के करीब था, तो अब वो सब संदीप के लिए महसूस करना, ये सब तो साथ-साथ रहते समय ही हो सकता था। "तुम जानते ही हो सब कुछ, मैं और क्या कहूँ?" सीमा ने दबे स्वर में कहा। "मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है सब कुछ, लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम पहले की तरह एक दोस्त की तरह मेरे साथ व्यवहार कर सकती हो।" संदीप ने सीमा का हाथ अपने हाथ में ले उसे आश्वस्त किया। अपने मन की बात सुन सीमा को मन ही मन संदीप की अच्छाइयों पर प्यार उमड़ आया। वह कितने अच्छे से मुझे समझता है। सच में प्यार देने का नाम है, लेने का नहीं। कहीं न कहीं अंदर ही अंदर वह थोड़ी डरी हुई थी कि कहीं संदीप उससे पत्नी होने का हक न माँगने लगे। इसके लिए अभी वह पूरी तरह से सहज नहीं थी। कुछ बातें करने के बाद दोनों सो गए। सुबह जल्दी उठकर सीमा नहा धो ली और बिमला के पास पहुँच गई। अभी घर में रिश्तेदारों का जमावड़ा था। बिमला ने सभी का परिचय करवाते हुए उससे सभी के पैर छुआए और शगुन दिलवाए। सभी ने जी भर कर उसे आशीर्वाद दिया। सीमा की कुछ और रस्मों के बाद सब लोग खाने-पीने में लग गए। दोपहर होते ही सीमा का भाई पगफेरे की रस्म के लिए आ गया और सीमा को पगफेरे के लिए मायके चली गई। रागिनी ने जैसे ही माँ-पापा दोनों को एक साथ देखा, वह खुश होकर दोनों से लिपट गई। "आप दोनों मंदिर दर्शन करके आ गए?" उसने भोलेपन से पूछा। संदीप और सीमा ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। वो समझ गए कि यह सब रेखा ने उसे कहा होगा बहलाने के लिए। सभी सीमा और संदीप को साथ देखकर खुश हुए और अब संदीप का जमाई रूप में स्वागत कर रहे थे। सीमा को सहज प्रसन्न मुख देख कांता और कमल को भी सुख का अनुभव हुआ और उन्होंने मन ही मन संदीप को ढेरों आशीर्वाद दिए और ईश्वर से सीमा के आगे सुखद भविष्य की कामना करते हुए दया दृष्टि बनाए रखने की प्रार्थना की। रागिनी सीमा की गोद में चढ़ी हुई थी और एक दिन अलग रहने की पूर्ति कर रही थी। सीमा भी उसको बहुत देर तक प्यार करती रही। जब संदीप ने उसे पुकारा, "पापा की गोद में नहीं आना रागिनी?" तब वो झट से उतरकर संदीप की गोद में आ गई। अब कभी संदीप तो कभी सीमा की गोद में जाकर रागिनी खुश थी। सीमा भी पूरे एक दिन उसके बिछड़ने की भरपाई उसको खूब प्यार करते हुए करने लगी। बाप बेटी का रिश्ता प्रगाढ़ हो रहा था। फिर रागिनी की तोतली भाषा में पूछताछ शुरू हो गई और संदीप उसके सारे सवालों का जवाब दे रहा था। इस बीच रेखा, रीमा, रमेश संदीप से हंसी मजाक करते रहे और सीमा माँ के साथ अंदर चली गई। सीमा के रागिनी के कपड़ों आदि की पैकिंग की और सभी ने मान मनुहार के साथ संदीप को खाना खिलाया। कुछ रस्में पूरी की और शाम की चाय पीकर दोनों विदा लेकर रागिनी के साथ प्रसन्नचित्त वापस आ गए। आज सीमा ने अपनी ससुराल में पहली रसोई बनाई और सास ससुर दोनों से ढेरों तारीफें बटोरी। संदीप तो उसकी खीर का दीवाना हो गया। इतनी स्वादिष्ट खीर उसने पहले कभी नहीं खाई थी। "सीमा, क्या क्या डालती हो इसमें? बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है।" जैसे उसने कहा, माँ बिमला ने उसकी तरफ देखा और संदीप ने बात बदली। "नहीं माँ, मेरा मतलब था कि कुछ अलग स्वाद है। वैसे तुम्हारी जैसी खीर तो कोई नहीं बना सकता," कहकर संदीप अपनी माँ के कंधे पर झुक गया। उसकी चापलूसी समझ बिमला मुस्कुरा दी। रागिनी उसके साथ आ चुकी थी और वह विमला और जीवन को माँ बाबा कहने लगी थी। शादी का पूरा 1 सप्ताह हो गया था और संदीप शहर जाने के लिए तैयारी कर रहा था।
रागिनी को जब पता चला कि पापा शहर जा रहे हैं तो वह उदास हो गई। मैं भी आपके साथ चलूं? पापा, आपके साथ चलूंगी मैं। पापा, और मम्मी को भी साथ ले चलो। आप दोबारा मम्मी को छोड़कर जा रहे हो? वह तोतली आवाज में शिकायतें करते हुए बोली। नहीं बेटे, छोड़कर नहीं, काम के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारे पापा डॉक्टर हैं ना, तो बीमार लोगों को देखते हैं। अगर नहीं गए तो उनका इलाज कौन करेगा? प्यार करते हुए संदीप ने उसे समझाया। जैसे ही काम खत्म होगा मैं आ जाऊंगा। इतनी प्यारी बेटी को छोड़कर कोई जा सकता है भला? तरह तरह की बातें कर संदीप के समझाने पर रागिनी उसकी गोद से उतर गई और फिर संदीप शहर चला गया। धीरे धीरे रागिनी और सीमा घर में सहज हो गई। सीमा विमला की सेवा कर उनका दिल जीतने लगी। कभी कभी सीमा रागिनी को लेकर मायके आ जाती तो कभी रेखा उससे मिलने आ जाती और उसका हालचाल ले जाती। सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था। शनिवार को संदीप आता और सोमवार सुबह चला जाता। यूं ही 2 महीने गुजर गए। अब की बार संदीप वापस आया तो सीमा उसका इंतजार करते मिली। आ गई, मुस्कुराकर सीमा ने उसका स्वागत किया। सीमा का अपने आने पर मुस्कुराना संदीप को खुशी से भर गया और रागिनी पापा पापा कहकर उसकी गोद में चढ़ गई तो संदीप उसको प्यार कर उसके साथ खेलने लगा। सभी काम निपटा कर खाने पीने के बाद सीमा कमरे में आई और संदीप उससे अपने हॉस्पिटल की बातें बताने में व्यस्त हो गया। कुछ देर बाद ही उसने सीमा को थका देखा तो सोने का बोल दिया और खुद भी करवट बदल कर लेट गया। सीमा को बगल में लेटा देख सोच रहा था, जिसको उसने अपने जीवन में चाहा आज उसके कितने करीब है, उसकी बाहों की पहुंच में है। ऐसी किस्मत वाले शायद कम ही होते हैं होंगे जिनको उनका प्यार नसीब होता होगा, और वह उसमें से एक है। बेशक समय लगता है और इस समय में बहुत कुछ घट गया, पर उसको उसका प्यार मिल गया। धीरे धीरे सीमा भी उसकी परवाह करने लगी है, उसका ध्यान रखती है। कुछ दिनों में मैं ही उसके दिल में स्थायी रूप से बस जाऊंगा। उस वक्त मैं कितना भाग्यशाली होऊंगा। अब मैं माँ से सीमा को अपने साथ ले जाने की बात करूंगा। अगर माँ मान गई तो हम दोनों एक साथ रहेंगे और रागिनी का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। और फिर सोचते सोचते वह मुस्कुराने लगा। तभी उसे कुछ प्यास लगी और उसने सीमा को आवाज़ लगाई, सीमा। लेकिन शायद सीमा थकी हुई थी और सो चुकी थी। उसने उसे जगाना उचित नहीं समझा और वह खुद पानी लेने के लिए उठ गया। जब वह किचन की तरफ जा रहा था तब उसे माँ पापा के कमरे की लाइट जलती हुई दिखाई दी। वह रहे हैं शायद। चलो उनके साथ ही बैठकर अपने मन की बात बताता हूँ, सोचकर उसने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर उसे सीमा का नाम सुनाई दिया तो उसने कदम बाहर ही रोक दिए। शायद सीमा की तारीफ कर रहे हैं, उसके मन में सोचा। सुनूं तो सीमा के बारे में क्या कह रहे हैं। तारीफ ही कर रहे होंगे, वो है ही ऐसी, सबका दिल जीत लेती हो। उसकी माँ की आवाज़ थी जो उसके पिता को कह रही थी। मैं तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गई थी जब आपने कहा था कि तुम संदीप की शादी सीमा से करने के लिए राजी हो। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ था। एक विधवा और एक लड़की की माँ से तुमने अपने इकलौते बेटे की शादी के लिए कैसे तैयार हो गए? बेटे का प्यार अपनी जगह और समाज दुनियादारी अपनी जगह, लेकिन तुम एकदम से कैसे तैयार हो गए थे? ये आज तक समझ में नहीं आया। उसकी माँ हैरानी से उसके पापा की रजामंदी का कारण पूछ रही थी। संदीप पिता का उत्तर सुनने के लिए बेचैन हो गया। उसने तो ये बात सोची ही नहीं। बस माँ बाप आसानी से राजी हो गए और उसको उसकी खुशी मिल गई। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। वो उसका इकलौता बेटा जो है। अब उसे यही बात पिता के मुंह से सुनने का इंतजार था। तुम सच कह रही हो। हाँ, मेरे एकदम से इस तरह तैयार होने के पीछे एक नहीं कई सारे कारण थे। जीवन राम ने पत्नी को बता रहे थे। क्या बहुत सारे कारण? विमला उनकी बात सुनकर हैरानी से उन्हें देखने लगी। हाँ, और क्या। एक तो जब मुझे पता लगा कि संदीप सीमा से प्यार करता है तो इतना तो समझ गया था कि उसने इसलिए अभी तक शादी नहीं की थी, और अगर हम उस पर सीमा से शादी के लिए मना कर देते तो हो सकता है कि वह या तो शादी ही नहीं करता या हो सकता है हमसे विद्रोह कर देता और हमारा लड़का हमारे हाथ से निकल जाता।
फिर या तो बाद में कहीं अपनी पसंद की किसी शहरी पढ़ी-लिखी लड़की से या अपने साथ किसी डॉक्टर लड़की से शादी कर लेता। आजकल के बच्चों से आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते और जब वह तो अपने पैरों पर खड़ा है। मेरी मर्ज़ी तो अपने साथ राजनीति में उसे आगे बढ़ाना था, परंतु उसने डॉक्टर बनने की राह चुनी। दूसरा, अगर हमने उसकी पसंद की लड़की से शादी कर दी तो शायद हमारी बात मानेगा, हमारा कहा मानेगा, जो हम कहेंगे करेगा। वह बड़ी गंभीरता से पत्नी के आगे अपनी बात रख रहे थे। बात तो आप ठीक कह रहे हो जी। और बिमला ने उत्सुकता से और कारण पूछे। और हमने सीमा से शादी करके उसको अपनी मुट्ठी में कर लिया है और उसी को नहीं, सीमा को भी। हमने जिस आसानी से उसे अपने घर की बहू स्वीकार किया और उसकी बेटी को अपनाया, कोई भी मुश्किल ही ऐसे करता है। और सीमा जीते जी हमारा यह एहसान कभी नहीं भूलेगी और हमेशा जैसा हम चाहते हैं वैसा ही करेगी। यानी हंसते हुए हमने अपनी बहू और बेटे दोनों को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, जीवन ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए कहा। मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं, गांव की सीधी सादी बिमला ने पति की सोच का लोहा मानते हुए कहा। ये राजनीति की बातें हैं, इतनी आसानी से हर किसी की समझ में नहीं आती। जीवन ने हंसते हुए कुटिलता से कहा। ये सब सुनकर संदीप को पिता की राजनीतिक सोच की झलक दिख गई। मतलब कि मेरी खुशी ज्यादा मायने नहीं रखती थी पापा के लिए। वह अपना लाभ हानि और भविष्य देख रहे थे। तभी उसे पिता की आवाज आई, और तुझे और हमें हमारे घर में एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो हमारे हिसाब से चल सके, हमारे रीति रिवाज अपना सके, तुम्हारी बहू बन सके और घर संभाल सके। और सीमा ऐसी ही लड़की है। वैसे तूने भी तो ना नहीं करी थी संदीप को, सब मेरे ऊपर छोड़ दिया था। जीवन ने विमला को छेड़ते हुए कहा। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद दोस्तों।